हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अनदर जर्नी। तो जो ये कटरा वाली सीरीज़ चल रही है जर्नी की, इसमें नेक्स्ट जर्नी होने वाली है, जैसे आप सबको पता है, जम्मू तवी टू दिल्ली। आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ एक बहुत ही पुरानी ट्रेन जिसका नाम है शालीमार एक्सप्रेस, जो जम्मू तवी से पहले सिर्फ दिल्ली तक चलती थी, बट अभी कुछ साल पहले कोविड के बाद उसको एक्सटेंड कर दिया गया जैसलमेर तक और बाड़मेर तक। तो रोटेशनल डेज़ पे चलती है, कुछ दिन जैसलमेर जाती है, हफ्ते में 4 दिन जैसलमेर जाती है और 3 दिन जो है बाड़मेर जाती है। इसका रूट जो है वो नॉर्मल दिल्ली वाला रूट से डिफरेंट होने वाला है। तो ये ट्रेन जो है अम्बाला से डिफरेंट रूट लेगी, वाया सहारनपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद होते हुए दिल्ली जंक्शन जाएगी। ओल्ड न्यू दिल्ली नहीं जाती है, दिल्ली जंक्शन जाती है। और बात करूँ अगर मैं इसकी हिस्ट्री की, तो ये 41 इयर्स ओल्ड ट्रेन है और कोविड से पहले तक तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू तवी और दिल्ली जंक्शन के बीच ही चलती थी। वैसे इसकी पुरानी बात करूं तो ये कुछ साल पहले तक, आई बिलीव 2010 तक शायद या 2009 तक, ये जम्मू तवी से न्यू दिल्ली तक चलती थी। फिर इसको चेंज करके जम्मू तवी से ओल्ड दिल्ली कर दिया गया और ये शायद इंडिया की पहली ट्रेन थी, जहाँ तक मुझे पता है, आई एम नॉट टू श्योर, जिसमें हाइब्रिड कोचेस के रेक लगाए गए थे। मतलब हाइब्रिड कोचेस जब इंट्रोड्यूस हुए थे, जो कुछ LHB टाइप लगते थे, वो कोचेस इस ट्रेन को दिए गए थे 2004 या 2005 में, क्योंकि मैंने उसमें कई बार जर्नी करी है। मतलब लोकल रूट में, वो मैं बताऊंगा कब करता था, कैसे जर्नी करता था, वो आगे जैसे जैसे हम रूट में आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि मैं ये इन्फॉर्मेशन कैसे दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उन कोचेज़ में जर्नी करी है शालीमार एक्सप्रेस में ही। तो चलिए आपको मैं इंटीरियर्स दिखा देता हूँ इस ट्रेन के, क्योंकि ये अभी ICF में ही चलती है और सबसे बड़ी बात है, एंड टू एंड ये डीजल पावर पे चलती है, इलेक्ट्रिक इंजन नहीं लगता इसमें। या तो इसमें WDP ट्विंस लगते हैं या WDP 4D लगता है। तो अब कोच तो आज हमारा बहुत पीछे है एकदम, तो देखता हूँ अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो आगे जाके एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा लोकोमोटिव लगा है, कौन सा WDP लगा है, ट्विन लगा है या सिंगल है। बाकी उससे पहले आप इंटीरियर्स देख लीजिए मेरे से। तो जैसे कि मैंने बताया, आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सेकंड AC में और आज कोच मिला है HA2। अब HA2 का क्या लॉजिक है ये मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ, इंटीरियर्स दिखाता हूँ और साथ में एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि HA2 क्या है। तो चलिए इंटीरियर्स देखते हैं। तो कोच तो वही कन्वेंशनल सेकंड AC पुराना कोच है, जिसमें एक अपर लोअर, एक साइड अपर एक साइड लोअर। बाकी अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं तो क्लीन तो काफ़ी है। अभी गाड़ी यहाँ से खुलेगी तो आप देख सकते हैं क्लीनिनेस अच्छी खासी है। और पहले से ही हर सीट पे जो है अटेंडेंट भैया ने आपको पिलो और ब्लैंकेट रखा हुआ है। आई बिलीव बेडशीट्स वो अभी बाद में देंगे। बाकी अगर सॉकेट्स की बात करें तो चार्जिंग सॉकेट आपको एक इस साइड दिखेगा, एक इस साइड दिखेगा। नीचे शायद नहीं है साइड सॉकेट, नहीं नीचे नहीं है सॉकेट, सिर्फ ऊपर ही है। और अगर इस साइड बात करें साइड लोअर में, तो साइड लोअर में एक सॉकेट इस साइड मिलेगा और ऊपर साइड सॉकेट नहीं है साइड अपर में। ये तो हो गया इंटीरियर सेकंड AC का। हमने अपना लगेज लगा दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं ये HA2 क्यों है। ये तो हो गया सेकंड AC। कोच में एक बीच में डोर लगा के इसको आधा डिवाइड कर दिया है फर्स्ट AC में। जो इस साइड देख रहे हैं ये फर्स्ट AC के केबिन्स और कूप्स हैं। तो ये है फर्स्ट AC का कूप, एक लोअर बर्थ, एक अपर बर्थ। तो ये आपका पर्सनल केबिन बन जाता है। तो इसलिए इसको HA2 कोच कहा गया है, क्योंकि ये हाफ फर्स्ट AC है और हाफ सेकंड AC है। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट AC के इंटीरियर्स में और सेकंड AC के इंटीरियर्स में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस ये स्पेस का डिफरेंस है। सीट्स थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिल जाएंगी, वाइड मिल जाएंगी और आप इसको ऐसा पर्सनल रूम बना सकते हैं। लाइट्स तो सारी ऑन है, बट क्योंकि पुराना कोच है तो इसलिए लाइटिंग थोड़ी कम है, बट ये बेनिफिट होता है। और ये स्टेयर्स होती हैं आपको ऊपर जाने के लिए। आप चाहें तो इस सीट को ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं और आप इसको अपना पर्सनल रूम बना सकते हैं। ये फोल्ड हो जाती है सीट पूरी। तो ये डिफरेंस है इस कोच में, इसलिए इसको HA कोच का नाम दिया गया है। इस ट्रेन में 2 HA कोच लगे होते हैं, एक HA1 और एक HA2।
तो 2 कोच ऐसे हैं जिसमें हाफ सेकंड एसी और हाफ फर्स्ट एसी है। अभी लॉजिक नहीं समझ आता, आप एक डेडिकेटेड फर्स्ट एसी दे दो और एक डेडिकेटेड सेकंड एसी बढ़ा दो। 2 कोच आधे आधे चलाने का लॉजिक नहीं समझ आता, और कोच भी पुराने हैं। पता नहीं भैया, यही लोग जाने क्या इसका लॉजिक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब डिपार्चर पे सीधा। थोड़ी ही देर में बस डिपार्चर होगा। अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा है। अभी देखते हैं बाहर कुछ प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने जो है व्लॉग की शुरुआत बाहर से नहीं करी, वीडियो शूट, क्योंकि स्टेशन के बाहर जो है काफ़ी टाइट सिक्योरिटी थी और रिस्ट्रिक्शंस थे। तो जो पुलिस का स्टाफ और आरपीएफ सीआरपी वाले थे, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे ना शूट करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने करना है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम तो यही बोलेंगे कि अगर आप ना शूट करो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे सिक्योरिटी बैरियर्स लगे हुए थे और काफ़ी चीज़ें थी। तो मैंने उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं करता। उन्होंने रिक्वेस्ट करी तो हमने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि एज़ यूजुअल हमारी अपनी कंट्री की सिक्योरिटी का सवाल है। तो अगर कुछ किसी को ऑब्जेक्शन है, किसी को क्या हमारी देश की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, जो पर्सनल्स हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल रिक्वेस्ट माननी चाहिए उनकी, क्योंकि आफ्टर ऑल देश की हिफाजत जो है वो वही लोग कर रहे हैं। हम तो अपने घरों में बैठे हैं, बट देश की हिफाजत वही सब चीज़ों से करते हैं। तो इसलिए अगर वो कुछ बोलें तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। तो मैंने उनकी बात मान ली। बाहर बिल्कुल भी शूट नहीं करा, अंदर ट्रेन में आके, प्लेटफॉर्म में आके ट्रेन को ही कवर करते हुए मैं शूट कर रहा हूँ। इवन प्लेटफॉर्म को भी नहीं शूट कर रहा। तो आप जब भी अगर ऐसा कुछ करें तो आप ध्यान रखिएगा, इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। और अच्छी बात है कि हम ज़्यादा एक्सपोज ना करें जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं और ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगा, बस मुझे एक मैसेज कन्वे करना था आप सब लोगों को, ताकि आप ये सब समझ सकें। वैसे जनरली इस ट्रेन का जो कोच कॉम्पोजिशन रहता है उसके अकॉर्डिंग एसी के कोचेज़ आगे रहते हैं। तो यही देखते हुए मैंने जो है प्रेफरेंस इस कोच की दी थी, ताकि जब डीजल इंजन एक्सेलरेट करेगा तो उसकी क्रैंकिंग का साउंड मिल सके। बट ये कोच ही उल्टे लग गए, रेक उल्टा आया है। तो हमारा कोच जो है ऑलमोस्ट लास्ट में है। आगे सारे जनरल स्लीपर कोच हैं और फिर B1 B2 ऐसे स्टार्ट होते हुए हमारा HA2 आया है, सेकंड लास्ट कोच। तो जो तमन्ना थी डीज़ल इंजन के साउंड को रिकॉर्ड करने की, वो तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी देखते हैं आगे, अगर पॉसिबिलिटी बनती है आगे जाके सुबह रिकॉर्ड करने की तो तब देखेंगे। अभी रात में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच के जो डोर्स वगैरह हैं वो शायद बंद कर दिए जाएंगे और सब लोग सो भी रहे होंगे, तो किसी को डिस्टर्ब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ना इसमें पीछे की तरफ 4 कोच जनरल लगे हुए हैं। मैं अभी पीछे देखने आया तो देखा कंडीशन काफ़ी अच्छी है, हार्डली एक सीट पे कोई बैठा हुआ है। तो अगर आपको इमरजेंसी में कभी ट्रैवल करना पड़े तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पैक नहीं है, खाली है अभी। तो ये देख सकते हैं आप। और इसी के साथ 10 मिनट के डीले के साथ हमारा डिपार्चर हो रहा है जम्मू तवी से, और प्लेटफॉर्म पे अभी भी भीड़ बरकरार है एज़ इट इज़। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ी है। May I have your attention, please? तो जैसे कि डिपार्चर हो चुका है जम्मू तवी से। अब इस ट्रेन के डेली टाइम एंड शेड्यूल की बात करें तो ये डेली ट्रेन है, जम्मू तवी से चलती है, और इसका डिपार्चर टाइम है रात को 10:25 पे। सुबह ये अराउंड 10:45 पहुंचाती है दिल्ली जंक्शन, और जैसलमेर ये पहुंचाती है तीसरे दिन सुबह 5:30 बजे। तो 1570 किलोमीटर ये ओवरऑल कवर करती है अपनी पूरी जर्नी में एंड टू एंड। और इसका जो ट्रैवल टाइम रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 33 आवर्स रहता है। तो ये इसका डेली स्केड्यूल है। बात करें जम्मू तवी पे एमिनिटीज़ की स्टेशन पे, तो आपको लिफ्ट मिल जाएगी, बाहर से अंदर आने के लिए एस्केलेटर्स भी मिल जाएंगे, और स्टेशन पे ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाली साइड फर्स्ट एंड सेकंड एसी का वेटिंग लॉन्ज है, जो नीट एंड क्लीन था, मैंने देखा। उसके साथ में ही IRCTC का जन आहार फूड कोर्ट है, जो बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स में आपको मील्स प्रोवाइड करता है। तो मैंने भी डिनर वहीं से ही करा।
मैंने सोचा क्यों ना वहीं से ट्राई किया जाए और फिर आपको रिव्यू बताया जाए, उसका फीडबैक दिया जाए, ताकि अगर आप आ रहे हैं जम्मू तवी स्टेशन पे और लंच या डिनर टाइम है तो आप वहाँ पे अपनी मील्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो एकदम प्रेफर्ड है, एकदम रिकमेंडेड है। बहुत इकोनॉमिकल था और टेस्ट भी अच्छा था और सर्विस अच्छी खासी थी। तो चलिए, अब रात काफ़ी हो गई ऑलमोस्ट, सब तो अब सोने के रेडी हैं। देखते हैं, वैसे भी सुबह से घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं इधर उधर, तो टायर्डनेस तो है, बट देखते हैं अगर पठानकोट कवर हो पाया तो कवर करेंगे, नहीं तो फिर जहाँ भी नींद खुलेगी वहीं पे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारी डे 2 की शुरुआत होती है जगाधरी यमुनानगर से। तो अभी बस मेरी नींद खुली और मैंने देखा तो हम पहुंच गए यमुनानगर जगाधरी। रात में नींद तो बहुत अच्छी आई, सारे स्टेशंस निकल गए। सॉरी अगर कोई स्टेशन मिस हुआ हो, क्योंकि जब रात में जम्मू से डिपार्चर हुआ तो आपको जैसे पता है 15 मिनट डीले के साथ डिपार्चर हुआ। डिपार्चर के थोड़ी देर बाद ही ट्रेन आउटर पे रोक दी और काफ़ी लेट हो गई। कठुआ ही अराउंड 12:15 के आसपास पहुंची थी, तो पठानकोट इसने आना था 1 बजे के अराउंड, तो इसलिए मैं कवर नहीं कर पाया पठानकोट। बट और उसके बाद के सारे स्टेशंस बहुत लेट आए और बहुत तेज़ नींद आ रही थी, इसलिए कोई कवर नहीं किया। बट कोई बात नहीं, आपके लिए कोई डेडिकेटेड एक जर्नी बना करूँगा डे टाइम में, सो दैट ये जो अम्बाला लुधियाना जलंधर वाला सेक्शन है वो आपके लिए कवर कर पाऊँ। अभी हम निकल रहे हैं यमुनानगर जगाधरी से, और जगाधरी को यमुनानगर बोला जाता है क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप डिपार्चर देखिए यमुनानगर जगाधरी से। तो मैं बात करूं तो अब हमारा जो अगला हॉल्ट होने वाला है वो है सहारनपुर जंक्शन। तो सही है, अब दिन की शुरुआत भी हो रही है, उजाला भी हो रहा है, तो इसलिए अब ये जो रूट है यहाँ से अम्बाला तो नॉर्मल है, काफ़ी ट्रेन्स अम्बाला से निकलती हैं वाया पानीपत, तो वो तो नॉर्मल एक रूट है। इसी बीच आप देखिए यमुना नदी, और अब से बस ऑलमोस्ट आधा घंटा 40 मिनट में हम पहुँच जाएंगे सहारनपुर जंक्शन। और उसके बाद इसमें देवबंद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सकौती, खतौली, मोदी नगर, मुरादनगर, गाज़ियाबाद होते हुए हम लोग पहुँचेंगे दिल्ली जंक्शन। तो एक नया रूट होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि जो नॉर्मल रूट है दिल्ली से वो तो वाया पानीपत वाला है, तो ये एक डिफरेंट रूट होने वाला है। तो चलिए इस रूट को एक्सप्लोर करते हैं आज मिलके। और इस रूट को एक्सप्लोर करने के लिए ही मैंने ये ट्रेन ऑप्ट करी थी, क्योंकि उस रूट से तो सारी ट्रेन्स जाती हैं, तो वो एक नॉर्मल डेली रूट हो गया। इस ट्रेन से, इस रूट से जो है बहुत ही लिमिटेड ट्रेन्स चलती हैं, जैसे एक ये शालीमार एक्सप्रेस है, और जो मैंने आपको रात को बताया था एक चीज़ उसमें मिस हो गई कि ये डेली ट्रेन नहीं है। शालीमार एक्सप्रेस 14646 जो है वो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को चलती है जम्मू तवी से जैसलमेर के लिए, और बाकी 3 दिन चलती है जम्मू तवी से बाड़मेर के लिए। तो आपको ये चीज़ नोट करनी है कि अगर आपने मतलब जैसलमेर जाना है या बाड़मेर जाना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग डेज़ अपने चूज़ करने पड़ेंगे। तो डेली ये जैसलमेर नहीं जाती। और इसी के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं अपने अगले हॉल्ट सहारनपुर जंक्शन पे। शेड्यूल टाइम से कुछ 10 मिनट का डिले हुआ है यहाँ पे। वैसे तो ट्रेन आउटर पे आ गई थी बिफोर टाइम, आउटर पे ही लेकिन रोके रखा। और आज हमारा अराइवल हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और आप यहाँ से बोर्डिंग के लिए भीड़ देखिए। तो पीछे बहुत अच्छा सनराइज़ भी हो रहा है।
तो 10 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुँचे हैं सहारनपुर जंक्शन। सहारनपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से एक रूट गया हुआ है लक्सर होते हुए हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, और दूसरा रूट यहाँ से निकल जाता है वाया मुरादाबाद होते हुए लखनऊ। सहारनपुर की अगर हिस्ट्री की बात करूं तो सहारनपुर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट थे, सेंट शाह हरून चिश्ती, जो यहाँ पे आए थे। तो उनके नाम पे जो सुल्तान ऑफ दिल्ली थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने इस जगह का नाम सहारनपुर डिक्लेयर किया था इन ईयर 1325 से 1350 तक उन्होंने रूल करा। तो उसके बेसिस पे उन्होंने नाम सहारनपुर यहाँ का रखा। वैसे सहारनपुर फेमस है अपनी नेचुरल चीज़ों के लिए, यहाँ का शुगर केन और यहाँ के वीट और यहाँ का और भी मतलब जो आटा गेहूँ जो होती है, तो उस चीज़ की यहाँ पे पैदावार बहुत अच्छी है, अच्छी ज़मीन है। तो इसलिए सहारनपुर इन चीज़ों के लिए फ़ेमस है। बाकी यहाँ से आप देहरादून 1.5-2 घंटे में पहुँच जाओगे। और हम अब जो रूट लेंगे वो यहाँ से हम लेंगे देवबंद मुजफ्फरनगर वाला। हरिद्वार वाला रूट हमसे डिपार्चर के बाद अलग हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। और एक खूबसूरत सी सुबह के साथ हमारा डिपार्चर हो रहा है सहारनपुर जंक्शन से। अच्छा खासा 15 मिनट का हॉल्ट लिया ट्रेन ने, वैसे तो 5 ही मिनट का हॉल्ट था। तो आप देख सकते हैं इतना प्यारा सनराइज़ हो रहा है हल्का हल्का, और उस बीच हम निकल रहे हैं सहारनपुर जंक्शन से। और कोई भी अगर सहारनपुर से ये वीडियो देख रहा हो तो आप बताइएगा और क्या स्पेशलिटी है या हिस्ट्री है सहारनपुर की, और बाकी उसके साथ साथ यहाँ पे और कौन सी जगह है घूमने के लिए। वैसे एक मुझे पता है यहाँ पे शाकुंभरी देवी टेम्पल है जो काफ़ी फेमस है, जो कहते हैं माँ दुर्गा का ही एक अवतार था, और काफ़ी मतलब भीड़ होती है उस मंदिर में। मुझे इतना पता है, डिटेल इससे ज़्यादा नहीं पता। तो अगर कोई वीडियो सहारनपुर से देख रहा है तो आप हेल्प करिएगा डिटेल में सब बताने की। तो यही ट्रैक जो है वो अलग हो गए हैं अब यहाँ से, और यही रूट जाएगा हरिद्वार देहरादून की तरफ, और साथ में लक्सर से वाया मुरादाबाद होते हुए लखनऊ की तरफ। और सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आप देखिए व्यू कितना प्यारा है, बादलों के पीछे सूरज छुपा हुआ है। वैसे अगर मैं बात करूं सहारनपुर पे मिलने वाली एमिनिटीज़ की, सुबह सुबह तो प्लेटफॉर्म पे देखा मैंने आपको स्नैक्स आइटम जैसे बर्गर, सैंडविच और पूड़ी छोले, उसके साथ चाय कॉफ़ी, ये सब कुछ अवेलेबल था। लोकल वेंडर्स भी थे और साथ में जो स्टॉल्स थे वो भी थे, सब ऑपरेशनल थे सुबह सुबह। तो आपको कोई परेशानी होने नहीं वाली है। इसके बाद अब हम कुछ ही देर में, ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा, हम पहुँचेंगे देवबंद और उसके बाद मुजफ्फरनगर। तो चलिए मिलते हैं आपसे आने वाले स्टेशन पर। तो अपने निर्धारित समय से 15 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुंच गए हैं अपने अगले हॉल्ट देवबंद पे। और देवबंद जो नाम है वो 2 शब्दों से पड़ा है, देव और वन। देव मीन्स गॉड और वन मीन्स फॉरेस्ट। वैसे देवबंद की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है बहुत ही फेमस इस्लामिक सेमिनरी है जिसका नाम है दारुल उलूम देवबंद, और कहते हैं कि ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इस्लामिक इंस्टीट्यूशन भी है। तो इसीलिए देवबंद काफ़ी फेमस अपने आप को बनता है, शहर बनता है। और वैसे ये डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में ही आता है। तो चलिए हमारा डिपार्चर भी हो गया है, 2 ही मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे। और ये कमाल है WDP के एक्सेलरेशन का। आप देखिए प्लेटफॉर्म से निकलते ही कितना बढ़िया एक्सेलरेशन हो गया है। तो अपने निर्धारित समय से 5 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारा अराइवल हुआ है। और अगर मैं बात करूं मुजफ्फरनगर स्टेशन की या मुजफ्फरनगर सिटी की,
तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था इन ईयर 1633 और इसे जो है आज की डेट में शुगर बाउल ऑफ उत्तर प्रदेश भी बोला जाता है, क्योंकि मुजफ्फरनगर के आसपास बहुत सारी आपको शुगर मिल्स मिल जाएंगी जिसकी सप्लाई ऑल ओवर इंडिया भी होती है और एक्सपोर्ट भी की जाती है। तो इसलिए मुजफ्फरनगर इस रूट का एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन जाता है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही मिनट का हॉल्ट है और प्लेटफॉर्म पे अगर मैं बात करूँ तो स्नैक काउंटर्स जो पैक्ड फूड आइटम्स और चाय कॉफ़ी के वो ओपन है, ऑपरेशनल हैं, तो आप बेसिक चीज़ें यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। और जो आपने प्लेटफॉर्म पे भीड़ देखी, ये यहाँ से क्या है, जनरली ये डेली पैसेंजर्स हैं जो यहाँ से गाज़ियाबाद और दिल्ली तक जाते हैं। तो ये सब जनरल कोच की तरफ पीछे की साइड खड़े हुए थे। यहाँ से बहुत डेली पैसेंजर्स हैं, MST पास होल्डर्स, जो इस ट्रेन को प्रेफर करते हैं गाज़ियाबाद, मेरठ और दिल्ली जाने के लिए। बाकी जो अभी भीड़ बची है, ये सब लोग वेट कर रहे हैं पुरी उत्कल एक्सप्रेस का, जो कि योगनगरी ऋषिकेश से पुरी तक चलती है। तो उसका भी अराइवल हमसे थोड़ी देर बाद होगा, तो उसके लिए उसकी भी काफ़ी हद तक यहाँ से बोर्डिंग होती है। और हम निकल गए हैं मुजफ्फरनगर से। तो चलिए, मुजफ्फरनगर से तो डिपार्चर हो गया है। अब हम इसके बाद आपसे सीधा मिलेंगे मेरठ कैंट पर और आपको मेरठ का कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में बताएंगे। बीच में वैसे 2 छोटे स्टेशन आएंगे, खतौली और सकौती, तो वो कवर नहीं करेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करना है। अगर अंदर से ही कवर हो पाया तो करेंगे, नहीं तो आपसे सीधा मुलाकात करेंगे मेरठ कैंट में। और इसी के साथ हम पहुंच रहे हैं अपने स्केड्यूल टाइम से 15 मिनट डिले के साथ मेरठ कैंट स्टेशन पर। वेलकम टू हिस्टोरिक एज वेल एज़ रिवॉल्यूशनरी सिटी ऑफ इंडिया, मेरठ। तो अगर मैं बात करूं मेरठ कैंटोनमेंट की, तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंटोनमेंट ऑफ इंडिया। और उसके अलावा मेरठ जो फेमस है वो अपने हिस्टोरिकल चीज़ों के लिए है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रामायण से, तो रावण की जो वाइफ थी मंडोदरी, उसका बर्थ प्लेस था मेरठ, और मेरठ को जाना जाता था मैसूर किंगडम के नाम से, जो कि मंडोदरी के फादर का नाम था, मैसूरा। तुरंत ही डिपार्चर हो गया, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें प्लेटफॉर्म से नहीं बता पाया। तो जैसे मैंने बताया, मैसूरा इसे बोला जाता था क्योंकि ये मैसूरा किंगडम था, जो कि रावण के फादर इन लॉ थे, मंडोदरी के फादर थे। तो पहले इसका नाम मैसूरा था, उसके बाद मैदंड का खेरा पड़ा, उसके बाद मेरठ, मेरठ और अब मेरठ। तो ये रामायण के साथ साथ महाभारत के लिए भी फेमस है, क्योंकि जो महाभारत में हस्तिनापुर जगह थी वो यहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर ही दूर है, तो इसीलिए इसे हिस्टोरिक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके साथ साथ ये मेरा भी होम टाउन है, मेरा भी बर्थ प्लेस है। इसे रिवॉल्यूशनरी सिटी ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी यहीं से शुरू हुआ था, मेरठ कैंटोनमेंट से। तो इसीलिए एक मेरठ अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह बन जाती है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब, एजुकेशन हब भी है मेरठ। तो मेरठ कैंट से डिपार्चर हो गया है, अभी हम पहुंचेंगे 5 ही मिनट में मेरठ सिटी पहुंच जाएंगे। तो बाकी की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे मेरठ सिटी जंक्शन पर। वेलकम टू मेरठ सिटी, द स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया इसलिए है क्योंकि मेरठ फेमस है अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए, जिसकी सप्लाई ऑल ओवर इंडिया, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे होती है। एक्सपोर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ के क्रिकेट बैट्स हो गए, टीटी टेबल, बैडमिंटन रैकेट्स, इसकी सप्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। और फेमस पर्सनालिटीज़, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़, क्रिकेटर्स, बहुत लोग आते हैं मेरठ अपने इक्विपमेंट्स के लिए। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मेरठ है एजुकेशन हब ऑफ वेस्टर्न यूपी। तो अगर मैं रीसेंट टाइम्स की बात करूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेरठ की हैं, 50+ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 25+ मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं,
ऑलमोस्ट 10 फार्मेसी कॉलेजेस हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज है, तो इसलिए वेस्टर्न यूपी का बहुत बड़ा एक हब है, एजुकेशन हब है मेरठ सिटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा होम टाउन ही मेरठ है, मेरा बर्थ प्लेस मेरठ है, तो बचपन की यादें हैं मेरठ के साथ जुड़ी हुई, और शालीमार एक्सप्रेस के साथ तो खासकर, क्योंकि जब वीकेंड पे दिल्ली जाना होता था तो यहाँ से दिल्ली कुछ 75 किलोमीटर्स रह जाता है, और वीकेंड पे दिल्ली जाया करते थे शालीमार एक्सप्रेस से ही, क्योंकि मॉर्निंग में ट्रेन थी, दिल्ली गए काम करा, घूम फिर के शाम को वापस आ गए। तो उस ज़माने से ये ट्रेन चल रही है, बहुत पुरानी ट्रेन है। और जैसे मैंने आपको बताया था, इसके हाइब्रिड कोचेज़ हुआ करते थे, जो एक यूनिक कोचेज़ थे उस टाइम पे, बहुत कंफर्टेबल कोचेज़ हुआ करते थे। पता नहीं वो बाद में क्यों हटा दिए गए और ICF दे दिया इसे। उसके साथ साथ ये जो टेरिटरी थी पूरी डीजल टेरिटरी थी, और सहारनपुर से लेकर मेरठ तक सिंगल लाइन हुआ करती थी। कोविड से कुछ टाइम पहले ये डबल लाइन हुआ और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, तो अब तो खैर ट्रेन्स इस पे फास्ट हो गई हैं इस रूट पे, बट पहले बहुत ज़्यादा वेटिंग हुआ करती थी। बट शालीमार एक्सप्रेस अभी भी एंड टू एंड डीजल चलती है। बीच में ये कुछ टाइम पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ऑपरेट की गई, बट जब से ये एंड टू एंड कर दी जम्मू से राजस्थान तक, क्योंकि वो अभी रूट इलेक्ट्रीफाई नहीं हुआ, इसीलिए ये अब वापस से अपने डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती है। पहले कुछ टाइम पहले ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चली थी, और इसी के साथ हमारा डिपार्चर भी हो रहा है मेरठ सिटी से। तो ट्रेन को जो है ज़्यादा देर तो किसी भी स्टेशन पे नहीं रोका जा रहा, सिर्फ सहारनपुर पे ऑलमोस्ट 15 मिनट रुकी, बाकी उसके बाद हर स्टेशन पे 1-1, 2-2 मिनट में ही डिपार्चर हो रहा है। हमारा अराइवल हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरठ सिटी को जंक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन अलग हो जाती है जो हापुड़ होके खुर्जा जाके कनेक्ट होती है, जो फिर दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पे मिल जाती है। आगे आप अलीगढ़, कानपुर, पटना, हावड़ा कहीं भी जा सकते हैं। तो यही वो ट्रैक है जो यहाँ से हापुड़ के लिए अलग हो जाते हैं, जो आगे खुर्जा जाके मिलते हैं। इसीलिए मेरठ को मेरठ जंक्शन बोला जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेरठ की इंडस्ट्री के बारे में, तो यहाँ की टेक्सटाइल और हैंडलूम इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है, और उसकी सप्लाई ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे सीजर्स की, जिसे कैंची बोलते हैं, सबसे बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी मेरठ की। तो अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं मेरठ के बारे में, इसलिए मेरठ एक इम्पॉर्टेंट शहर है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो ये NCR, जो कि नेशनल कैपिटल रीजन है, उसका भी सबसे बड़ा शहर है आफ्टर दिल्ली। तो चलिए, मेरठ से डिपार्चर के बाद कुछ ऐसे व्यूज़ हैं, हरे भरे खेत हैं मेरठ के, और ये सारे गन्ने की खेती है। सहारनपुर से लेकर और मोदीनगर तक की जो पूरी बेल्ट है, यहाँ पे आपको गन्ना ही गन्ना मिलेगा, इसी की मेन खेती होती है, तो इसलिए यहाँ पे हरे भरे खेत आपको बहुत मिलेंगे। और साथ में इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो बीच बीच में आपको फैक्ट्रीज़ का सेटअप भी मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले टेस्ट करते हैं आलू पराठे का। ठीक है, नॉर्मल है, ज़्यादा स्टफिंग तो नहीं है, बट 50 का पैक था, मतलब उसमें 2 पराठे और अचार है, तो उस हिसाब से ठीक है, ट्रेन में मिल रहा है, और थोड़ा गर्म भी है, वो ठीक है। बट आप देखिए अगर, तो ज़्यादा स्टफिंग तो नहीं है, पतला ही है, बहुत मिनिमल स्टफिंग है इसमें। और अगर बात करें कटलेट की, तो देखिए कटलेट का पीस ले लिया मैंने, काफ़ी अच्छा है, अंदर वेजीज़ वगैरह हैं, और फ्रेगनेंस तो अच्छी आ रही है। टेस्ट देखते हैं। कटलेट अच्छा बना हुआ है, अच्छे से सिका हुआ है, तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो एकदम रिकमेंडेड है। आप कटलेट, ब्रेड कटलेट तो ले सकते हैं, पराठा आपकी मर्ज़ी, अगर आपको पसंद है अच्छी स्टफिंग वाला पराठा खाने का तो नहीं, बट आप अगर नॉर्मल एज अ ब्रेकफास्ट मील लेना चाहते हैं, और अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, या आप घर से नहीं लेके चले हैं हमारी तरह, तो आप ले सकते हैं। और हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, इसी बीच हम डिपार्चर हो रहा है हमारा मोदी नगर से। फटाफट में आया, ब्रेकफास्ट कर रहा था, देखा मोदी नगर ट्रेन पहुंच गई, और जब तक गेट पे पहुंचा एकदम से डिपार्चर भी हो गया। 1 ही मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकी। मोदी नगर की अगर मैं बात करूँ तो मोदी नगर फेमस है अपनी शुगर मिल के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है रेवलॉन, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, उसकी भी फैक्ट्री है।
तो इसलिए मोदी नगर अच्छा खासा फेमस है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मोदी नगर को फेमस करती है, वो है यहाँ की जैन शिकंजी। आपने जगह जगह नाम सुना होगा, कहीं भी लिखा होगा शिकंजी पे मोदी नगर वालों के शिकंजी का मसाला। तो मोदी नगर में जो जैन शिकंजी है जो काफ़ी फेमस है, तो ऑल ओवर इंडिया उनके प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो भी मोदी नगर की ही कंपनी है, मोदी नगर में ही उनका सेटअप है। तो यहीं से सारा सप्लाई होता है, शिकंजी मसाला कह लीजिए या शिकंजी कह लीजिए। तो इसलिए मोदी नगर अपने आप में भी काफ़ी फेमस जगह है। इसके बाद अब एक और हॉल्ट आएगा हमारा मुरादनगर, तो शायद वो नहीं कवर करेंगे, आपसे सीधा मिलेंगे अब हम गाज़ियाबाद में। तो अब से हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं गाज़ियाबाद जंक्शन। गाज़ियाबाद जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मिस आके मिलते हैं। एक तो जो मेन दिल्ली हावड़ा मेन लाइन रूट है वो गाज़ियाबाद आके मिलता है, और एक रूट आता है जो मुरादाबाद से, वो रूट आके मिलता है। एक रूट से हम आ रहे हैं मेरठ वाली साइड से, तो 3 रूट आके एक साथ गाज़ियाबाद में मिलते हैं, और यहाँ से आगे साहिबाबाद की तरफ, दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं। साहिबाबाद से भी फिर रूट अलग हो जाता है, नई दिल्ली और आनंद विहार वाला एक रूट है, और पुरानी दिल्ली वाला अलग रूट है। और आज हमारा अराइवल हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 3 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। मेरठ सिटी जंक्शन को जाने वाली, जिसके जाने का समय 9 बजकर था। अब ये गाड़ी 10 बजकर 30 मिनट पर जाएगी। आपको पूरी असुविधा के लिए तो हमारा अराइवल हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर 15 मिनट के डीले के साथ। और प्लेटफॉर्म वैसे उस साइड है, रश काफ़ी है उस साइड, इसलिए मैं इधर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्लेटफॉर्म पे आपको यहाँ पे भी सारी अम्यूनिटीज़ मिल जाएंगी, खाने पीने का सामान, जैसे कि नॉर्मल जनता मील्स और स्नैक ऑप्शंस, चाय कॉफ़ी, पैक्ड आइटम, सब कुछ अवेलेबल रहता है गाज़ियाबाद जंक्शन पे ऑलमोस्ट हर टाइम। तो इस चीज़ से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली गाज़ियाबाद जंक्शन पे। और इसी के साथ हमारा डिपार्चर भी हो गया है गाज़ियाबाद जंक्शन से। तो टोटल 6 प्लेटफॉर्म है गाज़ियाबाद पे। मेनली 1 नंबर और 2 नंबर जो रहता है वो दिल्ली से आगे जाने वाली ट्रेन्स का रहता है, और 3 और 4 रहता है जनरली जो दिल्ली की तरफ ट्रेन्स जाती हैं। 5-6 भी यूज़ होता है, बट वो रेयरली यूज़ होता है। वो या तो लोकल EMUs जो गाज़ियाबाद से चलती हैं दिल्ली के लिए, उसके लिए यूज़ होता है, या फिर जो लॉन्ग रूट की ट्रेन्स हैं, अगर मेन लाइन पे कोई गुड्स ट्रेन खड़ी है तो 5 या 6 नंबर से उसको पास कराया जाता है दिल्ली के लिए। तो चलिए, गाज़ियाबाद से तो अब अपना डिपार्चर हो गया है। अब हम आपसे सीधा मिलेंगे जब हम दिल्ली एंटर करेंगे और यमुना माता के आपको दर्शन कराएंगे। उसके बाद दिल्ली जंक्शन पहुंचेंगे। वैसे अपनी जो टिकट है वो दिल्ली कैंट तक है, तो दिल्ली जंक्शन भी आपको अच्छे से एक्सप्लोर करा पाएंगे इसी बहाने। तो चलिए मिलते हैं आपसे जब यमुना के ब्रिज पे पहुंचते हैं। स्किपिंग साहिबाबाद प्लेटफॉर्म पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और यहीं से जो है अब हमारा रूट अलग हो जाएगा न्यू दिल्ली वाले रूट से। तो न्यू दिल्ली वाला जो रूट है वो लेफ़्ट में चला जाएगा, और हम अब यहाँ से राइट साइड चले जाएंगे। तो जो आप लेफ़्ट वाले जो दोनों ट्रैक्स देख रहे हैं, वो लेफ़्ट वाले वो जा रहे हैं आनंद विहार की तरफ। ये वाला जो ट्रैक है ये जा रहा है न्यू दिल्ली, और हमारा जो ट्रैक है अब हम बढ़ चले हैं ओल्ड दिल्ली, जो कि दिल्ली जंक्शन है। तो इसलिए साहिबाबाद से जो है सारे रूट अलग हो जाते हैं। और यहाँ से अब हम राइट की तरफ मुड़ चुके हैं दिल्ली जंक्शन की तरफ। और ये जो ऊपर से लाइन जा रही है, ये लाइन आ रही है न्यू दिल्ली से। तो लगभग 15 मिनट यमुना ब्रिज के ऊपर ही रुकने के बाद अब हमारी ट्रेन फिर चली है। मैं आपको दिखाता हूँ रेल कम रोड ब्रिज जो है। तो अगर आप ये देखें, नीचे रोड चल रही है और ऊपर रेलवे ट्रैक है।
देखिए एक फ्रेम में ही आपको दोनों दिखेंगे, इसीलिए इसे रेल कम रोड ब्रिज कहा जाता है। और वो देखिए यमुना नदी, अच्छा खासा पानी आया हुआ है। पहले तो बाढ़ वाले हालात हो गए थे, अब तो सूख गया है। अगर आप देखें तो मिट्टी अभी भी थोड़ी थोड़ी गीली है, निशान पड़े हुए हैं, बट अभी भी काफ़ी फ़्लो है पानी का। और हमारी ट्रेन को फिर से रोक दिया गया है, लेकिन इस बार देखिए कितनी सही जगह पर रोका है, क्या व्यू है। से कहते हैं कि ये पुल की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो ब्रिटिशर्स ने करी थी अपने टाइम पे, तो इसलिए इसको पुराना पुल भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत पुराना पुल है ये। और यहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी रहती है, सिर्फ 20 km/h की स्पीड ही इस ब्रिज पे अलाउड है। और नीचे जो रेल कम रोड ब्रिज है, जो नीचे रोड है, वहाँ पे भी हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट अलाउड नहीं है, सिर्फ लाइट वेट व्हीकल्स ही अलाउड है। यमुना ब्रिज। वेलकम टू दिल्ली। और जो आप ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये रेड फोर्ट की बाउंड्री है, लाल किला। लाल किले की पूरी बाउंड्री है, आगे पूरा लाल किला है। तो हम लाल किले की बाउंड्री के साथ साथ ही दिल्ली जंक्शन पे एंटर होंगे। देखिए पूरी बाउंड्री चल रही है साथ साथ। तो अपने निर्धारित समय से 30 मिनट के डीले के साथ हमारा अराइवल हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली के दिल्ली जंक्शन स्टेशन पर। वैसे अगर मैं बात करूं तो आउटर पे तो ट्रेन ऑन टाइम आ गई थी, बट आउटर पे ही इसे इतना टाइम रोके रखा यमुना ब्रिज पे कि स्टेशन पे आते आते ट्रेन जो है आधे घंटे से ज़्यादा डिले हो गई है। लॉजिक नहीं बनता था, राइट टाइम ट्रेन को आप डिले कर रहे हो, पता नहीं अब क्या सिस्टम है। और देखिए लोगों को एकदम सब्र नहीं है, चलती गाड़ी से एकदम उतरना है। ये देखिए, क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है, सीधा बाहर रोड पे निकल जाते हैं, इसीलिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लोग बोर्डिंग के लिए रेडी खड़े हैं। तो हम पहुंच गए हैं देश की राजधानी दिल्ली में, और मैंने कोच डिपोर्ट कर दिया है। चिंता मत करिए, ट्रेन नहीं डिपोर्ट करी है, टिकट अपना दिल्ली कैंट तक का है, तो दिल्ली कैंट तक ही जाएंगे। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको रात को बताया था कि कोच जो था मेरा बहुत पीछे था, जिसकी वजह से डीजल लोकोमोटिव के साउंड नहीं रिकॉर्ड हो पाया, तो इसलिए मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, स्लीपर कोच की तरफ। वहाँ पे कोशिश करता हूँ अगर वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ से आधे घंटे का रन है दिल्ली जंक्शन से दिल्ली कैंट तक का, तो वहीं पे कोशिश करूँगा कि वहाँ पे कुछ अच्छे नज़ारे मिल जाएँ डीजल इंजन के क्रैंकिंग के और हॉकिंग के। तो इसलिए मैं उधर के आगे जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो है आपको दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 के बिल्कुल सामने प्रीमियम लॉन्च भी मिल जाएगा और AC वेटिंग हॉल भी मिल जाएगा, तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप देख पाएँ तो हमें 11:30 बजे ठीक डिपार्चर सिग्नल मिल गया है, और मैं बहुत आगे आ गया हूँ। आगे 2 जनरल के कोच हैं, और ये है स्लीपर का कोच S8। सबसे पहले यही कोच था, तो मैं इसी में अपना सामान रख दिया, और यहीं से अब आपके लिए आगे की रिकॉर्डिंग करेंगे दिल्ली कैंट तक।
और इसी के साथ अच्छे खासे डीले के साथ हमारा डिपार्चर हो रहा है दिल्ली कैंट से। 40 मिनट का डीले तो यहीं हो गया। 30 मिनट डीले गाड़ी आई थी, 15 मिनट का हॉल्ट था, 25 मिनट हॉल्ट हुआ है। और सामने खड़ी है आश्रम एक्सप्रेस, जिसका रेक शेयरिंग है मंडौर के साथ, दिल्ली जोधपुर। थोड़ा सा मैं अंदर रहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है फ़ोन की सीना झपटी बहुत होती है, बहुत ऐसे केस होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अंदर होके ही रिकॉर्ड करूँगा। और ये जो ट्रैक आ रहा है ये नई दिल्ली की तरफ से आ रहा है। यहाँ से जो ट्रैक कॉमन हो जाता है, फिर आगे से राइट साइड में अगर हम चले जाएंगे, जैसे अगर अब हम जा रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, जो कि दिल्ली कैंट वाला रूट है सराय रोहिला होते हुए, राइट साइड में उधर से रूट निकल जाएगा पंजाब वाला रूट, जिसमें आपने मेरे साथ जर्नी देखी थी वंदे भारत की। अब हम इस रूट, और यही रूट जो है सीधा चला जाता है रोहतक की तरफ, और हम लेफ़्ट हो जाएंगे दिल्ली सराय रोहिला की तरफ। और इसी के साथ हमारा अराइवल हो रहा है दिल्ली सराय रोहिला स्टेशन पर। इसका यहाँ पर भी हॉल्ट दिया गया है। चलो ठीक है भैया। और 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ही हमारा डिपार्चर भी हो गया है दिल्ली सराय रोहिला से। और आप हाल देख सकते हैं जनरल कोच का, आगे के दोनों एकदम पैक हो गए हैं दरवाजे तक, और वही हाल इस स्लीपर का भी है। तो आप ये देखो, स्लीपर कोच भी पूरा पीछे तक पैक हो गया है, क्योंकि आगे जनरल पूरे पैक हो गए तो सबको इधर ही आना पड़ा, क्योंकि आगे 2 ही जनरल हैं सिर्फ। और अब आप ये सुनिए WDP के एक्सेलरेशन का आवाज़। ICF कोच और WDP ट्विंस। और मुझे तो यहीं से इस ट्रेन के लिए अच्छी खासी बोर्डिंग दिख रही है। काफ़ी क्राउड है स्टेशन पर इस टाइम। यही इसका फ़ायदा है डेली ट्रेन होने का। तो 655 किलोमीटर की जर्नी को कवर करके जम्मू से हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन दिल्ली कैंट। वैसे इस ट्रेन की डेस्टिनेशन तो जैसलमेर है, जो कल सुबह 5:30 तक पहुंचेगी। ये 655 किलोमीटर को कवर करने में हमें लगे हैं 13.5 घंटे। वैसे टाइम तो कम था, ऑलमोस्ट 40 मिनट के डीले के साथ हम पहुंचे हैं दिल्ली कैंट।
जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब तक मैं HA2 में था, अपने सेकंड AC में था, बहुत कंफर्टेबल था। रात को बहुत अच्छी नींद आई, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, गेट्स लॉक थे, सिक्योरिटी फुल थी, तो एकदम कंफर्टेबल जर्नी थी। आपने अगर इस ट्रेन में कभी जर्नी करी है तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करके। दिल्ली से जब मैं स्लीपर और जनरल का हाल देख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कैसा हाल है। दिल्ली पे भी मैंने आपको हाल दिखाया था, स्लीपर भी एकदम पैक्ड हो चुका है, यहाँ पे एकदम क्रॉस करने की भी जगह नहीं है। तो ये हाल है जनरल और स्लीपर का। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली और जो वीडियोस हैं और जो जर्नीज़ हैं उसके बारे में आपको कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए और इंडिया का ट्रैवल करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।